Good morning, student. Today we start our chapter number 12 of accountancy, provision and reserve. जितने भी प्रोविज़न और रिज़र्व बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अकाउंटेंसी में प्रोविज़न और रिज़र्व का इम्पोर्टेंस होता है. विदाउट प्रोविज़न और रिज़र्व कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन नहीं दे सकता. सो we start our chapter number 12, provision and reserve. Introduction. Modern commercial age is the age of the risk and uncertainties of business. जो हमारा मॉडर्न बिजनेस है इसमें अनसर्टनिटीज़ रहती है. Thus with the object of securing the future of business against the risk and uncertainties. अगर हम अपने बिजनेस को रिस्क से, अनसर्टनिटीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, the financial management is done in such a way then it keep help the business in adverse circumstances. अगर जब हम फाइनेंशियल कुछ मैनेजमेंट करके रखेंगे फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ के लिए, तो वो हमको एडवर्स सर्कमस्टांसेस में यानी विपरीत परिस्थिति में हमको हेल्प करेगा. क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ अ मैथड विच कीप द बिजनेस सेफ फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टनिटीज़. जब हम रिज़र्व बना के रखते हैं, रिज़र्व का मीनिंग होता है प्रॉफिट का एक पार्ट जब हम बचा करके रखते हैं तो ये हमको बिजनेस को फ्यूचर की अनसर्टनिटीज से सेफ रखता है. वाइल प्रोविज़न हेल्प बिजनेस टू गेट rid of some known but uncertainties liabilities. इसको बिजनेस को कुछ नॉन सर्टन लाइबिलिटीज़ होती है, ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हमको पता होता है कि इन फ्यूचर आने वाली है. कुछ हमारी अनसर्टनिटीज़ अननोन होती है जो हमको पता नहीं होती. अचानक बिजनेस में कोई लॉस या कोई डैमेज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी बिजनेस मैन नो दैट सम ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेब्ट्स विल बिकम बेड. एक एग्ज़ाम्पल है हमारा जो नॉन लाइबिलिटीज़ है कि कुछ ऐसे डेब्ट्स होते हैं जो हमारे बेड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, हमको रिकवर नहीं होते. बिजनेसमैन क्रेडिट सेल्स करता है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और जितनों को हमने क्रेडिट सेल्स करा है ज़रूरी नहीं है कि उतने सभी हमको जो पूरा अमाउंट हमको पे कर दे. हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बिजनेस में होता है कि कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कोई हमारा पैसा डुबा देती है, तो कुछ न कुछ अनसर्टनिटीज़ होती है. ये फिक्स ही होता है. जहाँ भी बिजनेस में क्रेडिट सेल्स होती है वहाँ पर कुछ न कुछ अमाउंट हमारी बैड हो जाती है. बट हाउ मच अमाउंट विल बिकम बैड डेब्ट्स कैन ओनली बी एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस. बट कितनी अमाउंट हमारी बैड डेब्ट्स होगी ये सिर्फ हम एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकते हैं, कोई इसका एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता है. इन द सेम वे द अमाउंट दैट इज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. और इसी तरह जैसे कि जो हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो सिर्फ हम उसकी अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्चुअल टैक्स हमको पता नहीं चलेगा. टू प्रोवाइड फॉर दीज लाइबिलिटीज़ सम फाइनेंशियल अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. और इन लाइबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमको कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होते हैं. तो प्रोविज़न एंड रिज़र्व आज के कॉमर्शियल एज में जो हमारा बिजनेस होता है उसमें बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ होती है, और इन अनसर्टनिटीज़ से अपने बिजनेस को कवर करने के लिए बिजनेसमैन कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके रखता है, कुछ प्रोविज़न और रिज़र्व बना के रखता है. कुछ नॉन लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ अननोन लाइबिलिटी होती है, और अमाउंट किसी की फिक्स हो भी सकती है पर जनरली द अमाउंट इज़ नॉट फिक्स, हमको पहले से पता नहीं होती है. Now we start our provision. Meaning of provision. There are certain expenses or losses in the business which are related to the current year. कुछ ऐसे certain expenses और losses होते हैं जो current year से related होते हैं, but their amount is uncertain. but उनकी amount uncertain होती है. For example, a trader regularly sell goods on credit. Thus, it may happen that some of the debtors may not pay fully or may be pay only partly. हो सकता है कि कुछ डेप्टर्स हमको पूरा अमाउंट पे ना करें या कुछ डेप्टर्स हमको
पार्टली पे कर दें, यानी फॉर एग्जांपल हमको किसी डेप्टर से अमाउंट रिसीव होने वाली थी 10,000, उसने हमको पूरा 10,000 ही नहीं दिया, या 10,000 में से 8,000 दिया, बाकी 2,000 नहीं दिया। तो ऐसे सरकमस्टांसेस बिजनेस में होते रहते हैं। द बिजनेसमैन कैन प्रोवाइड फॉर सच लॉसेस बाय क्रिएशन अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और बिजनेसमैन जो प्रोविज़न बनाता है वो कहलाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉस इज अ चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड। और जो सेल हमारी इस ईयर में हुई है उसका पैसा हो सकता है हमको नेक्स्ट ईयर में मिले, बट नेक्स्ट ईयर में जाकर के पता चलेगा कि किसी डेप्टर्स ने हमको अमाउंट नहीं दिया। बट होगा क्या यहाँ पर कि उसका जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो इसी साल की सेल से, उसका जो इफ़ेक्ट है वो करंट ईयर पर ही आना चाहिए। सो हमको उसको करंट ईयर पे डालना है, तो हम पहले से एक प्रोविज़न बना करके रखेंगे। It must be noted that the amount of provision for expenses and loss is charged against the revenue of the current period. The provision are created with definite objectives irrespective of business earns profit or earns loss. हमारे जो प्रोविज़न ऑफ रिजर्व है वो हमको बनाने ही पड़ते हैं, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 1956, provision appeals to the amount which has been set aside or retained for charging depreciation on assets for their renewal or writing of their value। जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग हमको जो असेट्स होती है उन असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, जिससे कि उन असेट्स को हम रिन्यूअल कर सके और उनकी जो वैल्यू रिटर्न ऑफ हो रही है उसको हम लिख सकें। The amount which is kept aside for such expected liabilities whose amount can't be determined। कुछ ऐसी हमारे एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ होती है जिनकी अमाउंट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ प्रोविज़न कंप्लीट हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न implied to that amount which is kept aside for return of known losses। प्रोविज़न प्रॉफिट का वो पार्ट है जिसको कि हम कुछ नॉन लॉसेस, यानी ऐसे लॉसेस जो हमको पता है कि हमारे बिजनेस में होने वाले हैं, उनके लिए हम प्रॉफिट का एक पार्ट जो निकाल करके अलग रख देते हैं। बिजनेसमैन जो प्रॉफिट का पार्ट घर न ले जाते हुए, पर्सनल यूज़ ना करते हुए जब प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रख लेता है तो वो हमारे हो जाते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि जो हमारी फिक्स असेट्स होती है बिज़नेस में, जो भी जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो जितनी भी ये असेट्स होती है, इन असेट्स का कंटिन्यूस यूज़ के कारण इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है। अब अगर हमने इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बना के रखा तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, ये जो हमारी फिक्स असेट्स है ये यूज़लेस हो जाती है और इसकी जगह हमको नई मशीन परचेस करना पड़ती है। और अगर हमने कोई फ़ंड इकट्ठा करके नहीं रखा है, कोई पैसा इकट्ठा करके नहीं रखा है, तो उस समय हमको फिर इन मशीन को रिन्यूअल कराना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हो जाता है और उसके लिए बिजनेसमैन के पास फिर फ़ंड इकट्ठा नहीं होता है। तो उसका एक मेथड होती है कि सपोज़ एक मशीन हमने ख़रीदी है 1 लाख की और ये मशीन हमको 10 ईयर तक वर्क करेगी, तो हम 10 ईयर का तक, जब तक वो मशीन हमको चलेगी, उसकी लाइफ है, तब तक हम उसका डेप्रिसिएशन है, जितनी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है उतना पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल करके रखते जाएं। और आफ्टर 10 ईयर बिजनेसमैन के पास एक बड़ी अमाउंट इकट्ठा हो जाएगी। जब वो मशीन हमारी यूज़लेस हो जाएगी तो हम उस मशीन का जो स्क्रैप है उसको सेल करके उसकी जगह नई मशीन लाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी रहेगी। तो ऐसे नॉन लॉसेस, ये हमारे क्या है, लॉस है कि हमने मशीन लाई और वो मशीन हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस के कारण, जो भी हमारा यूज़ के कारण उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे डेप्रिसिएशन है या हेवी रिपेयर एक्सपेंसेस है। हमको पता है कि हमने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाया है और उस प्लांट में आफ्टर सम ईयर्स कोई हैवी रिपेयर आने वाली है, तो हम उसके लिए पहले से पैसा इकट्ठा करके रखते। तो ये हमारे हो गए नॉन प्रोविज़न।
ऐसे लॉसेस जो हमको पता है कि इन फ्यूचर आने वाले, और बिजनेसमैन को अपने एक्सपीरियंस के कारण पता होता है कि ये लॉसेस आएंगे ही आएंगे, तो इनके लिए जो पहले से वो इकट्ठा करके रखता है वो हमारे प्रोविज़न हो जाते। सेकंड, कीप द एक्सपेक्टेड लॉसेस लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, प्रोविज़न फॉर डिस्प्यूटेड क्लेम्स और वर्कमैन कंपनसेशन। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अभी मैंने आपको बताया कि बिज़नेस में जब बिजनेसमैन क्रेडिट सेल्स करता है तो क्रेडिट सेल्स करते समय उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ 2%, 3% जितना भी वो क्रेडिट सेल्स करता है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट उसका बैड डेब्ट्स हो जाता है। जो डेप्टर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है वो देते नहीं है, है ना। कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी के बिज़नेस में हैवी लॉस हो जाता है तो वो मना कर देता है देने से, कोई पार्टली देता है। तो इस तरीके से जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑफ डेप्टर्स, डेप्टर्स को हमको डिस्काउंट देना पड़ता है पेमेंट करते समय। प्रोविज़न फॉर डिस्प्यूटेड क्लेम्स, अगर कोई क्लेम्स हमारे ऊपर आ गए, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई हमारा कोर्ट में किसी पार्टी से केस चल रहा है और उस केस को सॉल्व करने में हमको कुछ पे करना पड़ा, तो ऐसे जो हमारे लॉसेस होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, किसी लेबर को काम करते समय कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको पे करना पड़ता है, तो हम ऐसे एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए एक प्रॉफिट का एक पार्ट हम निकाल के रखते हैं, वो हमारा प्रोविज़न होता है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड पेबल टैक्सेस। हम प्रोविज़न बनाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी देना बाकी है उनके लिए अगर हमने कोई प्रोविज़न बना करके रखे। पेबल टैक्सेस, जो टैक्स हमको इन फ्यूचर पे करना है उसके लिए जो हमने बना करके रखे वो हमारे प्रोविज़न होते। अमाउंट ऑफ प्रोविज़न इज़ इंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रोविज़न की अमाउंट होती है वो P&L के डेबिट साइड पर लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोविज़न इज़ केप्ट फॉर एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटीज़ हमको लगता है कि इन फ्यूचर आएगी बट इस अमाउंट इज़ अनसर्टन, पर जिसकी अमाउंट अनसर्टन होती है, हमको पता नहीं होती है कि कितनी अमाउंट की हमको लाइबिलिटीज़ आएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ डिफाइंड, अगर हमको पता चल जाए कि हमको इतनी लाइबिलिटी आने वाली है, देन इट विल नॉट बी सेड एज प्रोविज़न। तो हम उसके लिए अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हमको फिक्स पता है कि 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का आने वाला है, और अगर उसके लिए हम कोई अमाउंट एक तरफ रखते हैं तो वो हमारा प्रोविज़न नहीं होता। तो प्रोविज़न हमारे क्या होते हैं, फिक्स तो है कि हमको फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटीज़ आएगी बट उसकी अमाउंट कितना रहेगी ये हमारी फिक्स नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न इज़ नॉर्मली नॉट यूज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जो हम प्रोविज़न बनाते वो एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए बनाते, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो ये हमको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोविज़न नॉर्मली किसके लिए बनते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए बनते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली नहीं बनाए जाते। नाउ द 7th पॉइंट, द अमाउंट रिटेन अंडर द प्रोविज़न शुड नॉट बी more than the amount to be written off. For example, the provision should not be made for more amount than required. प्रोविज़न कभी भी इतना नहीं बनता है जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से प्रोविज़न बनते। ऐसा नहीं है कि मशीनरी के लिए हम अननेसेसरी प्रॉफिट को रोक दें, शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड ना दें और हम रिजर्व और प्रोविज़न इकट्ठे करते जाएं। तो एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। नाउ द वेरी IMP टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, हम क्यों प्रोविज़न बनाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रोविज़न एंड रिजर्व अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन प्रोविज़न और रिजर्व बनाते। एवरी प्रोविज़न हैव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर प्रोविज़न बनाने का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, बट ऑल प्रोविज़न हैव सम जनरल ऑब्जेक्टिव। कुछ के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं बट सबके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दीज जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी नोन एज अंडर। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट।
अब एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हमको प्रोविज़न बनाना पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक्सपेक्टेड लॉसेस को, फ्यूचर में जो लॉस आने वाले हैं जो रिलेटेड है करंट ईयर से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है उनका इफ़ेक्ट नेक्स्ट ईयर पे आता है, तो अगर हमने उसके लिए प्रोविज़न नहीं बना करके रखा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अननेसेसरी इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्चुअल प्रॉफिट हमको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। टू डिटरमाइन actual business profit of the business, it is necessary that all expenses of the business for year, whether paid or unpaid, चाहे वो हमने पेड किए हैं चाहे वो हमारे अनपेड है, आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, चाहे वो अभी डेबिट हुआ है नहीं हुआ है, पेड हुआ है नहीं पेड हुआ है, उसका इफ़ेक्ट इसी करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आना चाहिए। प्रोविज़न शुड बी मेड फॉर ऑल सच एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़ विच कांट बी डिटरमाइंड फुली। फॉर एग्जाम्पल, बैड डेब्ट्स कांट बी डिटरमाइंड फुली। जैसे हम बैड डेब्ट्स नहीं बता सकते, बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस होता है कि वो जितना क्रेडिट सेल्स करता है उसमें से उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बैड हो जाता है। बैड का मतलब होता है कि डूब जाता है। अगर मार्केट में हम भी बिज़नेस करें और हमने भी अगर क्रेडिट सेल्स करी है तो हमें भी ये एक्सपीरियंस होगा कि जितना हम सेल्स करते, हर पार्टी हमारी इतनी रिलायबल नहीं होती है कि पूरा का पूरा पेमेंट हमें दे देती है, तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा बैड हो जाता है, डूब जाता है। तो यहाँ पर हमको ये जो अमाउंट है ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई निश्चित नहीं है कि इस साल हमारा 1 लाख डूबेगा, 2 लाख डूबेगा, 1 लाख रुपीज़ का बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो प्रोविज़न हम उन्हीं एस्पेक्ट के लिए बनाते हैं जिनके कि लॉसेस हमारे पूरे सर्टन नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है, बट क्योंकि वो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, हमको उनका एक्चुअल पोजीशन हमको उनकी नेक्स्ट ईयर में पता चलेगी कि कितना एक्चुअली हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, बट उसके लिए हमको अभी से प्रोविज़न बना करके इसी करंट ईयर पर उसका इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रॉफिट तो ज़्यादा बता देगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, इस साल की सेल्स में से जो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया है वो हमको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा और फिर हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पर इस साल का बर्डन चले जाएगा। वो एक तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते, बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस होता है कि लगभग इतना लॉस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोविज़न्स बना करके रख लेता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सही फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, जैसे जब हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखते हैं, फर्नीचर लिखते हैं, लैंड लिखते हैं, तो हम इन पर से इनका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि कंटिन्यूस यूज़ के कारण फिक्स असेट्स की वैल्यू फॉल हो जाती है, तो उस वैल्यू के फॉल होने के कारण जितनी वैल्यू फॉल होती है हम एज अ डेप्रिसिएशन उसको माइनस करके लिखते जाते हैं, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो असेट्स की सही वैल्यू हमको बताती है। अ बैलेंस शीट ऑफ एनी ईयर will show the true financial position only when necessary provision have been made for the various losses and expenses। हमारी बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन तभी शो करेगी जब हम उसके लिए वेरियस जो भी हमारे प्रोविज़न और रिजर्व हम बनाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न इज़ टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। जो फ्यूचर में हमारे लॉस होंगे तो उन लॉसेस से अपने बिजनेस को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोविज़न होंगे वो हमको हेल्प करेंगे। फॉर नॉन फ्यूचर लॉसेस एंड लाइबिलिटीज़ इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट प्रोविज़न। फॉर एग्जांपल, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स एंड प्रोविज़न फॉर पेंडिंग कोर्ट्स केसेस एक्सेट्रा। तो ऐसे नॉन लॉसेस जो हमको पता है कि हमारे आने वाले हैं उनके लिए जो हम प्रोविज़न बना करके रखते वो हमारे होते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, फॉर प्रॉपर डिवीज़न ऑफ
expenses. Sometimes in business, a big amount is spent, the benefit for which is received by the business for next few year. कभी कभी क्या होता है कि कोई हम एक बड़ा एक्सपेंसेस करते हैं और उसका प्रॉफिट हमको आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर 5 years and during this period is expected that 2000 will be spent on repair. और हमने देखा कि 2000 रुपीज़ उसके रिपेयर पर एक्सपेंसेस होंगे. फॉर एवरी ईयर 400, यानी हमने 2000 को 5 ईयर से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको मशीन और इन फ्यूचर 5 ईयर हेल्प करेगी प्रॉफिट अर्न करने में. तो दैट मीन्स एवरी ईयर 400. तो ये जो हम एक बड़ा रिपेयर का खर्चा कर रहे हैं, इसको एक साल पे नहीं डालते हुए हम इसके पार्ट करके कितने ईयर पे डाल देंगे, 400 400 5 ईयर तक. विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्रिएट प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट. क्या बना लेंगे हम, प्रोविज़न फॉर रिपेयर बना करके, एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी चार्ज टू दिस अकाउंट. और एक्चुअल एक्सपेंसेस को इस अकाउंट में से चार्ज कर देंगे. नाउ वी स्टार्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न. जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न से, हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोविज़न क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं. नाउ वी स्टार्ट द इम्पोर्टेंट प्रोविज़न. हमारे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इज़ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको कुछ फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविज़न बना के रखना चाहिए. उसमें हमारे नाम आ रहे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स. तो अब हम ये जो इम्पोर्टेंट हमारे प्रोविज़न से, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा प्रोविज़न है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है, बिजनेसमैन मे नॉट बी सर्टन ऑफ कवरिंग सम अमाउंट फ्रॉम इट्स डेप्टर्स. तब उसको पता चलता है कि उसका कुछ ना कुछ अमाउंट था जो डेप्टर्स से रिसीव नहीं हुआ. हु आर इनकेपेबल और मेकिंग पेमेंट. कुछ ऐसे डेप्टर्स थे जो पेमेंट देने में इनकेपेबल थे. दिस इज़ कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स. तो ये जो हमने डेप्टर्स को क्रेडिट सेल्स करा है और उसमें से हमको जितना अमाउंट नहीं मिला है वो हमारा बैड डेब्ट्स होता है. बैड डेब्ट्स इज़ लॉसेस फॉर बिजनेस. जो बैड डेब्ट्स है वो बिजनेस के लिए लॉस है. टू सिक्योर द फ्यूचर फ्रॉम सच लॉसेस, a reserve is created at fixed percentage on debtors at the end of the accounting year. तो हम उसको अकाउंटिंग ईयर के एंड पर, जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उस समय हम एक फिक्स परसेंटेज से एक अमाउंट को अलग से रिजर्व बना के रखते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. और यही हमारा कहलाता है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. As this is created out of profit of the business, thus it is debited to profit and loss account. क्योंकि ये प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं इसलिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट किया जाता है. एंड क्रेडिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. और इनको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में हम क्रेडिट करते थे. द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ट. इसके लिए हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट. तो P&L में जनरल से लेजर करते हमको आता है. प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमारा मीनिंग कंप्लीट हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स. तो जो भी अमाउंट डेप्टर से हमको रिसीव नहीं होती है उसको हम अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में उसका एक परसेंटेज से हम एक रिज़र्व बना के रख लेते और ये रिज़र्व हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहलाता है. अब इसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है. नीड, ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. फर्स्ट, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, राइटिंग ऑफ लॉस इन द करंट ईयर. करंट ईयर के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये पता चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, होते इस साल के, तो इनको इसी करंट ईयर के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए. द लॉस ऑफ करंट ईयर इज़ एडजस्टेड इन द सेम ईयर. करंट ईयर के लॉस
सेम ईयर में एडजस्ट हो फ्रॉम द प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग रिजर्व और प्रोविज़न। हम रिजर्व और प्रोविज़न बना करके इसी साल के लॉसेस का इफ़ेक्ट इसी साल के प्रॉफिट पर डालते हैं। इन दिस वे द लॉस में एक्चुअली इंकर इन एनी ईयर, चाहे वो कभी भी हो, बट इट इज़ एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ओनली द करंट ईयर, बट वो एडजस्ट हमारे इसी साल के प्रॉफिट में से होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्चुअल पोजिशन ऑफ डेप्टर्स आफ्टर मेकिंग द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स द एक्चुअल डेप्टर्स आर शोन इन द बुक्स। जब हम प्रोविज़न बनाते तो हमारे एक्चुअल डेप्टर्स बुक में शो होते हैं। फ्रॉम whom amount of debts is certain to be received. Third, financial security by making the provision against future uncertainties, financial securities is assured. जब हम रिजर्व और प्रोविज़न बनाते हैं तो हमारा फ्यूचर एश्योर्ड हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में फ्यूचर की अनसर्टनिटीज से, फ्यूचर के लॉसेस से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अमाउंट हमारे पास रहता है। नाउ द फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट। हमें एक सही और फेयर बैलेंस शीट हमको मिलती है। बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस इज सपोज टू शो द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। सही और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स reduced the expected losses and thus shown the true amount of the debtors which are likely to pay। जब हम डेप्टर्स में से प्रोविज़न का अमाउंट माइनस कर देते तो हमारे एक्चुअली में उतने ही शो होते हैं हमारे डेप्टर्स जो एक्चुअली में हमको पे करेंगे। नाउ द फिफ्थ इम्पोर्टेंस, रिलायबल फाइनल अकाउंट। जब हम सभी प्रोविज़न और रिजर्व करेक्ट बनाते तो हमारे जो अकाउंट्स होते वो रिलायबल होते, सही फाइनेंशियल पोजीशन बताते। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। द फाइनल अकाउंट शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिलायबल फाइनेंशियल अकाउंट्स होते, ये हमारा आपको एनी 4 नीड्स और ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, नीड और ऑब्जेक्टिव हमारा फिनिश हो गया है। तो आपको ये फर्स्ट जो हमने प्रोविज़न लिया है इसका आपको मीनिंग और इम्पोर्टेंस तैयार करना है।